नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पर हमले की कोशिश की गई है। दिल्ली एफएसएल दफ्तर के बाहर हमले की कोशिश की गई है। 5 से 10 लोगों ने पुलिस वैन पर हमला किया है। तलवार और हथौड़े के साथ पहुंचे थे ये हमलावर। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम से हिंदू सेना से जुड़े हुए ये लोग हैं जिन्होंने पुलिस वैन पर हमला किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट से लौटते समय यह हमला किया गया है और हिरासत में लिए गए हिंदू सेना के 2 कार्यकर्ता। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की गाड़ी पर सोमवार रात दिल्ली के रोहड़ी में हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद एफएसएल टीम आफ्ताब को लेकर बाहर निकली थी। एफएसएल से पुलिस की टीम बाहर लेकर के निकली थी और हथौड़े और तलवार की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तभी यहां पर कुछ लोगों ने आफ्ताब पर हमला करने की कोशिश की, गाड़ी पर हमला किया। इन लोगों के हाथों में तलवारें थी और ये तलवार आपको हम दिखा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, हथौड़ा और तलवार। ये आफ्ताब को मारने की बात कह रहे थे। हमला होने पर एक पुलिसकर्मी वैन से बाहर आया और इन लोगों पर बंदूक तान दी, हवाई फायरिंग की धमकी दी, जिसके बाद ये हमलावर पीछे हटे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ हमलावर पीछे से आकर पुलिस वैन पर तलवार से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स तो वैन में चढ़ने की कोशिश भी करता हुआ नजर आ रहा है। तभी अंदर से एक ऑफिसर राइफल लेकर बाहर आता है। हमलावर पूरी प्लानिंग से आए थे। उनकी गाड़ी में कई हथियार रखे हुए थे और लंबे समय से वो आफ्ताब का इंतजार कर रहे थे। बहरहाल आफ्ताब की गाड़ी पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हमलावरों ने अपने आप को हिंदू सेना के कार्यकर्ता होने का दावा किया है और लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार पुलिस का इतना बंदोबस्त होते हुए भी हमलावर पुलिस वैन तक कैसे पहुंचे। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिरासत में हमलावरों को लिया गया है। 2 हमलावर हिरासत में लिए गए हैं। बाईं तरफ देखिए, आफ्ताब की गाड़ी पर जो है जिसमें उसे रखा गया था, पुलिस वैन है ये, कैदियों को लाने और ले जाने के लिए ये पुलिस वैन है। इस पर हमला किया गया है। एक व्यक्ति यहां पर इस वैन का दरवाजा खोल करके अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर भी सलाखें दिखाई दे रही हैं, यानी कि अंदर भी पुलिसकर्मी जरूर होंगे। और इस पुलिस वैन की सुरक्षा में जो तैनात ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और पिस्तौल तान दी लोगों पर। हवाई फायरिंग करने की कोशिश करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश पुलिसकर्मी की तरफ से है कि अगर हमला हुआ तो वो सुरक्षा में गोलीबारी कर सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं। लेकिन पुलिस वैन पर तलवार से हमला होता रहा और 2 आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, जो हिंदू सेना के बताए जा रहे हैं। मैडम, हम मारेंगे इनको। क्योंकि ऐसा मारने का ठीक है क्या? हम पुलिस का काम है ना, आप तलवार लेकर दौड़ेंगे। पुलिस तो इसको सेफ्टी दे रही है। पुलिस सेफ्टी कर रही है, हमारी बहन वो जांच का विषय है ना। पुलिस क्या कर रही है? मैडम, मेरी आपको किसने हक दिया तलवार लेकर दौड़ने का? हक मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। कल मैं लेकिन कानून नहीं सर, कानून तो इसको सेफ्टी दे रहा है। आप तलवार लेकर दौड़ेंगे? तलवार नहीं, हम इसको गोली भी मारेंगे। हम हिंदू सेना से हैं। हिंदू सेना से कितने लोग आए थे आप? हिंदू सेना से हम 10 आदमी आए हैं। ठीक है, कुलदीप ठाकुर स्टेट प्रेसिडेंट। कौन संगठन से है जी? आपको किसी का डर नहीं है? डर, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे? मैडम, आप भी किसी की बहन बेटी, हमारी बहन हो। अरे तो कानून है इस देश में। अरे सर, कानून है, कानून सजा देगा। तलवारों से देगा या तलवार से? सर कानून देंगे। सर कानून ने बचा लिया क्या उस लड़की को? अरे जब पता चला पुलिस ने गिरफ्तार। अरे सर, कितने केस होते? बहन जी, टारगेट करते हैं सबको ये। एक साथ हाथ में तलवार लेकर बस की तरफ दौड़े हैं और बस को लगातार आप पीट रहे हैं। बस को नहीं मैडम, निकालो मैडम, मैडम 2 मिनट निकालो, उसको बीच में से फाड़ दूंगा। किसी की बच्ची को मार दिया उसने। तो हमलावर कह रहा है कि जो उसने किया है उसमें जरा से गलत नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर परसिमन केस में आज अहम सुनवाई होने वाली है। परसिमन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार दाखिल करेगी और भी दस्तावेज। कोर्ट ने दरअसल अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की इजाजत दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर आज अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इस मामले में कुछ और दस्तावेज दाखिल करना चाहती है। इस पर अब
कोर्ट ने सरकार को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की इजाजत दे दी है। याचिका में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग के गठन के सरकार के फैसले को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस ए.एस. ओका की पीठ के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में और दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने की बात कही है। इस पर पीठ ने उन्हें 1 हफ्ते के अंदर दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया था और उम्मीद की जा रही कि आज दस्तावेज केंद्र सरकार की तरफ से जमा किए जा सकते हैं। तो रिकॉर्ड में और भी दस्तावेज केंद्र सरकार की तरफ से जमा करने की बात कही गई थी, जिसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी और आज इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई है। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। नियमित पूजा अर्चना की मांग पर सुनवाई होगी। हिंदू सेना की मांग पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना की मांग पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। पूर्व में भी इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हो चुकी है। माना जा रहा है कि अदालत में जल्द ही इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश आ सकता है। दरअसल हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और खजूरी निवासी अजीत सिंह की तरफ से वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग की गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि अभिमुक्तेश्वर भगवान की पूजा पाठ, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन की अनुमति हिंदुओं को दी जाए। तो नियमित पूजा अर्चना की मांग पर आज सुनवाई होगी, क्योंकि लगातार मांग हो रही थी पूजा अर्चना के लिए और तमाम जो महिलाएं हैं खासतौर पर उन्होंने भी इसको लेकर गुहार लगाई है कोर्ट से कि उनको पूजा करने की इजाजत दी जाए। और अब आज पूजा अर्चना को लेकर ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। हिंदू सेना की मांग पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह सुनवाई होगी और देखना होगा कि इस बार महिलाओं को जो लगातार ये मांग कर रही हैं कि उन्हें वहां पर पूजा करनी है, उनको कितनी राहत मिलती है। हिंदू सेना की मांग है लगातार और उनकी ही मांग पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो ज्ञानवापी का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ज्ञानवापी मामले में लगातार हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। तमाम दलीलें दी जा रही हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से, लेकिन अभी तक इस गुत्थी को नहीं सुलझाया जा सका है। अभी भी इंतजार है कि जो शिवलिंग है वहां पर, जो ये हिंदू पक्ष दावा कर रहे हैं कि वहां पर शिवलिंग है, तो उसके पूजा अर्चना को लेकर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। और एक बड़ी खबर गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। दरअसल गुजरात में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं वो धुआंधार प्रचार करेंगे। दाहोद और थसरा के अलावा खेड़ा में अमित शाह की रैली होगी। भावनगर में जेपी नड्डा का रोड शो होगा। सीएम योगी की 3 जनसभाएं होंगी और 1 रोड शो होगा। तो 1 तारीख को पहले चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन आज बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार करेगी। बीजेपी के दिग्गज आज प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दाहोद, थसरा और खेड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भावनगर पश्चिम में रोड शो करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1 रोड शो और 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। महिसागर, आनंद और वडोदरा में सीएम योगी की चुनावी सभा होगी। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान होगा। प्रथम चरण में 718 पुरुष और 70 महिला समेत 788 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। जिन 19 जिलों में मतदान होने हैं उनमें सौराष्ट्र कच्छ के 12 जिले शामिल हैं और दक्षिण गुजरात के 7 जिले भी शामिल हैं, जहां पर वोटिंग कराई जाएगी 1 तारीख को। और 1 तारीख के चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा और आज जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए तमाम राजनीतिक दलों के जो स्टार प्रचारक हैं वो दिखाई देंगे।
बिल्कुल, तो उन सीटों पर बीजेपी की नजर है, खासतौर पर जो सीट बीजेपी हार गई थी गुजरात में। तो प्रचंड जीत के बावजूद भी कुछ सीटों पर बीजेपी नहीं जीत हासिल कर सकी और इन्हीं को टारगेट किया गया है इस बार। और हेलो इंडिया में खबरें जारी हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटने। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। आज उज्जैन पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे राहुल गांधी। सामाजिक न्याय परिसर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ समेत कई नेता इस दौरान मौजूद भी रहेंगे। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों एमपी में है। आज ये यात्रा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचेगी। निनोरा में दोपहर का लंच होगा, जिसके बाद राहुल गांधी जैन संत से मिलने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद राहुल कुछ घंटों के विश्राम के बाद भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए महाकाल मंदिर में जाएंगे। इस दौरान राहुल गांधी के साथ दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, मध्य प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। महाकाल के दर्शन के बाद राहुल गांधी शाम को आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा खत्म होने के बाद राहुल गांधी संभवतः शिप्रा नदी के रामघाट पर होने वाली भव्य शिप्रा आरती में भी शामिल हो सकते हैं। तो आज उज्जैन पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा और यहां पर महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। इसके साथ ही धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ते हुए राजस्थान की ओर भी जाएगी और बहुत जल्द राजस्थान में एंट्री करेगी। तो अभी अगर बात करें भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस के बड़े दिग्गज नजर आ चुके हैं और एमपी के जो पूर्व सीएम रहे हैं वो भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। लेकिन आज जब उज्जैन जाएंगे राहुल गांधी, आज जब मंदिर जाएंगे तो यहाँ पर भी उनके साथ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल कुछ तस्वीरें हम आपको भारत जोड़ो यात्रा के दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब ये यात्रा पहुंची तो वहां पर भारी समर्थन दिखाई दे रहा है इस यात्रा को। कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो स्थानीय लोग हैं, वो बड़ी तादाद में राहुल गांधी के साथ इस पद यात्रा में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब 82 दिन से ज़्यादा यात्रा हो चुकी है। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक ये यात्रा
चल रही है और फिलहाल मध्य प्रदेश में यात्रा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सख्त और कड़े कानून की वकालत की है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कानून हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सहित सभी लोगों पर एक समान तरीके से लागू होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग भी इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को न माने, उनके वोटिंग यानी मतदान करने का अधिकार खत्म कर देना चाहिए और ऐसे लोगों को सभी प्रकार की सरकारी सुविधाओं से भी वंचित कर देना चाहिए। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को भी खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए एक कड़ा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही देश में समान नागरिक संहिता भी लागू की जाए। महाराष्ट्र के ठाणे में महिलाओं पर दिए बयान को लेकर बाबा रामदेव बुरी तरह फंस गए हैं। मामले में बाबा रामदेव पर भड़के कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बाबा रामदेव की सोच संघ की सोच बता दिया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और महिला आयोग पर सवाल उठाए और कहा कि महिलाओं पर दिए बाबा रामदेव के बयान पर अब तक सब चुप क्यों है, किसी ने उनको कोई नोटिस क्यों नहीं दिया है, जो कि बेहद हैरान करने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे में एक योग शिविर हो रहा था। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि महिलाएं साड़ी में अच्छी लगती हैं, वो सलवार सूट में अच्छी लगती हैं, अगर वो मेरी तरह यानी कि बाबा रामदेव की तरह ना भी पहने तो भी अच्छी लगती हैं। हम लोक लज्जा की वजह से पहन लेते हैं। ये बाबा रामदेव के बोल हैं। बाबा रामदेव की इस बयान को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, लेकिन कोई कानूनी नोटिस उन्हें नहीं दिया गया है। इस पर कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर आश्चर्यचकित हैं और निशाना साध रहे हैं। इधर राजस्थान कांग्रेस में सियासी टक्कर के बीच राजस्थान कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी को घेरा है। खाचरियावास ने कहा है कि हमारे घर के मामले में बीजेपी को बोलने की जरूरत नहीं है। बयानबाजी तो राजनीति में चलती रहती है। बीजेपी वाले खुद ही बटे हैं, ये लोग पहले खुद का घर देख लें। बीजेपी के नेता इनकी बुआजी वसुंधरा राजे से टक्कर ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये टक्कर बीजेपी के नेताओं को भारी पड़ेगी। राजस्थान में अवैध खनन को लेकर अपनी ही सरकार के मंत्री पर आरोप लगा चुके कोटा के संगौद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया पर गंभीर आरोप लगाया है और उनका इस्तीफा मांगा है। मामले में विधायक भरत सिंह ने कहा है कि खान की झोपड़िया गांव को कोटा जिले में मिलाने के लिए लगातार मांग की जा रही है, लेकिन चिंता की बात तो यह है कि इस गांव में दिन रात अवैध खनन हो रहा है, जबकि ये पूरा क्षेत्र खनिज मंत्री के क्षेत्र में आता है। बावजूद इसके वहां पर लगातार अवैध खनन हो रहा है। इतना नहीं, आरोपों का भी मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये उन्होंने कहा है आज 2 लोग करंट की चपेट में आने से अपनी जान गंवा बैठे। इसका कारण भी अवैध खनन सामने आ रहा है। ये कांग्रेस के विधायक के ही आरोप हैं। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज प्रयागराज दौरा होने वाला है। ब्रह्मानंद सरस्वती की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। आरएसएस प्रमुख स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती की आज 150वीं जयंती और इसी मौके पर प्रयागराज में मौजूद रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज प्रयागराज दौरे पर आएंगे। मोहन भागवत प्रयागराज में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती की जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती की 150वीं जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस दौरान मोहन भागवत कई अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रयागराज दौरा है आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती की 150वीं जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसी में वो शामिल होंगे।
यूपी के रामपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चे की उम्र साबित नहीं कर सके, तो वहीं उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर भी हमला बोला। आजम खां ने कहा कि हमारे घर की गलियों में पुलिस का फ्लैग मार्च कराकर हमें डराते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही डरे हुए हैं, हमारी मस्जिद और ईदगाह वीरान हो गई हैं। आजम खां ने यह भी कहा कि अब वो सजा के मुहाने पर खड़े हैं। बता दें कि आजम खां के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और वो अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। वहीं यूपी के रामपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने सपा नेता आजम खां पर जमकर हमला बोला और आजम खां के आंसुओं को घड़ियाली आंसू बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चाचा और भतीजा इस सरकार को नहीं रोक सकते, ये डबल इंजन की सरकार है। और इस विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो विशेष तौर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज चंडीगढ़ दौरा है। सीएम परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ करेंगी। सीएम मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पिछले 50 दिनों में राष्ट्रपति का दूसरा चंडीगढ़ दौरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक बार फिर से चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू हरियाणा में मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ करेंगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू 2 महीने में ये दूसरी बार चंडीगढ़ के दौरे पर आ रही हैं। तो चंडीगढ़ का ये दूसरा दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। इससे पहले 8 अक्टूबर को वो चंडीगढ़ गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।